जो पाथ टेकिंग और मतलब एक रिवोल्यूशनरी कार्यक्रम जो किए हुए उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उसको आप लोगों के सामने लाने का भी मुझे सौभाग्य मिला है, इसलिए मैं बहुत गर्वित हूँ। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा, अभी हमारे रिसेंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट में महिलाओं का जो संख्या है वो पुरुषों से अधिक हो गया है। जो फीमेल इज टू मेल रेशियो में महिलाएं, द वुमेन हैज सरपास्ड द मेल रेशियो इन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वेरी रिसेंटली। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि भारत में जहाँ पे ज़्यादातर प्राधान्य पुरुष को दिया जाता है या लोग खुश होते हैं जब उनके घर में एक लड़का पैदा होता है, अभी आज के समाज में हमारे जो अगर 1000 पुरुषों का अगर हम भाग लें तो उसमें 1020 महिलाएं हैं, या जो गर्ल और इस टू बॉय रेशियो में ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि अगर हम लोग पिछले वाले सर्वे देखें, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 4 का था, तब उसका रेशियो था, फीमेल टू मेल रेशियो था तब 991:1000। और बहुत दिनों से हमारी ये कोशिश थी कि महिलाओं के प्रति आदर बढ़े और जो शिशु कन्याएं हैं उनके प्रति एक परिवार में प्यार और सद्भावना बढ़े, और इसको हम लोगों ने करके दिखाया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। जैसे अनेक इसके लिए हमको बहुत काम करना पड़ा, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बहुत ही युगांतकारी एक योजना थी जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबके समक्ष लाए और कहा कि जो महिलाएं क्या कर सकती हैं और जो बेटियां क्या कर सकती हैं परिवार के लिए, उनको सब लोगों को बताने के लिए ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था। उसमें कोई कुछ नहीं, सब लोगों ने अवेयर किया। जैसे सेल्फी विथ ए डॉटर, ये एक बहुत छोटी सी बात है, पर सेल्फी विथ ए डॉटर के माध्यम से भी हम जो गर्ल चाइल्ड का प्रमोशन हम लोगों ने बताया कि लड़कियां कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं एक परिवार के लिए। अगर हम युगांतकारी योजनाओं के ऊपर ध्यान दें तो बहुत सारी योजनाएं हुई हैं जिसके बारे में आप सभी को पता है। जैसे जनधन योजना, जो कि अभी 43.8 करोड़ बैंक खाते खुल गए हैं। जनधन योजना से जिनके पास कुछ पैसा नहीं था उनका भी अधिकार था कि वो बैंक में एक खाता खोले, ताकि जो छोटा मोटा बचत होता है एक परिवार का, एक महिला उस बचत को किसी को दिए बिना बैंक में अपने खाते में जमा कर पाए। तो इसलिए शायद ये विश्व का सबसे बड़ा एक मेंबरशिप ड्राइव था बैंक अकाउंट खोलने का, जो कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने देखा कि ये सफल हो पाया है, जिसके बारे में जो मतलब पहले वाली जो सरकारें थी उसकी कल्पना उनके लिए संभव नहीं था, पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये भी हम लोगों ने करके दिखाया। और बहुत बड़ी युगांतकारी जो योजना थी वो है स्वच्छ भारत की। स्वच्छ भारत आप देखिए, प्रत्येक महिला का अधिकार है, ये उनका फंडामेंटल राइट है कि राइट टू डिग्निटी, एक जो सम्मान के प्रति मतलब उनका जो अधिकार है वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। जब बारिश के दिनों के लिए या जो गरीब जो महिलाएं हैं उनको स्वच्छ करने के लिए बाहर जाना पड़ता था तो कितनी प्रॉब्लम होती थी, कितनी दुविधाएं आती थी। सुबह उठ के जाओ और बिना ऐसे नदी में जाके नहा लो, जब किसी के आने से पहले ही नहा लो ताकि तुम्हें कोई ना देख पाए। तो अभी स्वच्छ भारत के तहत हमारे प्रत्येक घर में एक एक शौचालय का निर्माण हो पाया है। और अगर हम इसका डाटा देखें तो 11 करोड़ से 11.5 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट्स अब तक हम लोगों ने भारत में कर दिया है। भारत के अनेक प्रांतों में महिलाएं सुबह उठ के जो स्वच्छ में जाती थी तब उनके साथ बहुत दुष्कर्म भी होते थे। उत्तर प्रदेश की 2 बहनों का उदाहरण आप सबको स्मरण ही होगा। तो इसी के वजह से महिला के प्रति सम्मान और सद्भावना का बहुत बड़ा काम स्वच्छ भारत ने किया है। प्रधानमंत्री जी ने जो बहुत ही सुंदर तरीके से कहा, पहले शौचालय फिर देवालय, तो उसकी महानता उसमें है कि महिलाओं के प्रति जो सम्मान है वो एक शौचालय से भी उनको वो सम्मान मिल सकता है और वो एक डिग्निटी सहित अपना जीवन निर्धारित कर सकती है।
और एक बहुत बड़ी योगानकारी योजना थी उज्ज्वला। जहाँ तक मुझे याद है शायद असम में आपके 37 लाख से ज़्यादा बेनिफिशियरी हैं। यहाँ पे देखा जाता है कि महिलाएं जब खाना बनाती थी तो गैस कनेक्शन, जो यूपीए गवर्नमेंट में या उससे पहले गैस कनेक्शन का बड़ा झमेला रहता था। जाके लाइन में खड़े रहो और फिर जाके मतलब फॉर्म फिलअप करवाओ, फिर वो लोग तुम्हें कब देंगे, फिर तुम्हें बार बार दफ्तर जाना पड़ेगा। पर उज्ज्वला के तहत जो साधारण से साधारण महिलाएं हैं उनको बहुत ही सुविधा से गैस प्रोवाइडेड किया गया है, उनको उपलब्ध किया गया है जो गैस कनेक्शन, और चूल्हे से वो आराम से अभी खाना बना सकती है। पहले क्या होता था, लकड़ी की तलाश में वो जंगल में जाके भटकती थी, और बारिश के दिनों में, जैसे आज बारिश हो रही है, बारिश के दिनों में वो जो लकड़ी है वो जलता भी नहीं था, उससे बहुत धुआं निकलता था। धुआं निकलने के बाद फिर उनके जो लंग्स जो होते हैं महिलाओं के, वो ज़्यादा डैमेज्ड होते थे। वो जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो एक पैसिव स्मोकर बन जाते थे। वो स्मोकिंग बिना किए ही जितना उनका डैमेज लंग्स को होना था वो होता था, क्योंकि वो धुआं जितना निकलता था, आंखें खराब होती थी और सेहत खराब होती थी और कैंसर भी बहुत ज़्यादा होता था। तो उज्ज्वला के दया से अभी महिलाओं के पास गैस है जहाँ पे वो खाना बना सकती हैं, और जो समय बचा कुचा है उस पे वो अपने घर का काम कर सकती हैं और अपने को स्वावलंबी बनाने के लिए और अपना कुछ अलग से वो काम कर सकती हैं, उतना समय उनके पास है। और बहुत ही खुशी की बात है कि जब उज्ज्वला, जो प्रथम बार उज्ज्वला हुई थी, उससे 8 करोड़ से ज़्यादा बेनिफिशियरीज परिवार भारतवर्ष में हम मतलब उनको उज्ज्वला दिया गया था। अभी उज्ज्वला 2.0 भी शुरू हो चुका है। उसके साथ अनेक और योजनाएं हैं जिनका वर्णन करना इतने कम समय में नहीं हो पाएगा शायद, पर बहुत गर्व की बात है कि अभी हमारा महिलाओं का जो रेशियो पुरुष से है वो बढ़ गया है। अगर हम आसाम देखें, आसाम मतलब ये तो जैसे कामाक्षा देवी की कृपा से गुवाहाटी शहर है, और उसके साथ मैंने जो देखा आसाम की महिलाएं बहुत सशक्तिकरण है उनमें, मतलब वो यहाँ पे उतना बायस नहीं है मेल फीमेल रेशियो, या मतलब एक महिलाओं के प्रति एक बहुत आदर और सम्मान है, और उसी आदर सम्मान को हमको आगे बढ़ा के लेना है। अगर हम स्वाधीनता संग्राम में देखें तो कनकलता बरुआ जैसी एक छोटी लड़की, या चंद्रप्रभा साइकियानी जैसी एक महिला, या अभी पद्मश्री से जिनको सम्मानित किया गया है शकुंतला चौधरी जी जैसे, वो भी हम उनके ऊपर भी गर्वित हैं। हम लोग लवलीना जी के ऊपर गर्वित हैं, हेमा जी के ऊपर गर्वित हैं। तो आसाम में महिला सशक्तिकरण का जो प्रथा है वो बहुत ही पुराने दिन से चला आ रहा है। पर महिलाएं स्वावलंबी रहे, महिलाएं सशक्त रहे, और हमारी तो ये मान्यता है और हमारा ये आग्रह भी है कि महिलाएं बहुत मतलब आग्रह से आकर पॉलिटिक्स ज्वाइन करें या राजनीति के क्षेत्र में अपना योगदान दें। कल हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा सा एक मीटिंग हुआ था, एक बंद कमरे में एक बैठक हुई थी जहाँ पे हम लोगों ने अनेक सुझाव आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग करके या आपस में वार्तालाप करके हमको पता लगा कि कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं जिससे महिलाओं को हम प्रोत्साहित करें और वो राजनीति में अपना जो योगदान है वो अच्छी तरह से राजनीति में योगदान दें। अभी जैसे म्युनिसिपैलिटी, आपके अर्बन बॉडी इलेक्शंस और म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस अभी आ रहे हैं, हमारा ये मानना है और हम सब लोगों का ये आग्रह है और हमारे जो मुख्यमंत्री जी का भी यह आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला इसमें एक्टिव रहें और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और कॉन्टेस्ट करें। महिलाओं को सशक्त करने के लिए अगर हम आसाम का देखें तो वहाँ पे भी अनेक युगांतकारी मतलब कदम लिए गए हैं जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण यहाँ पे भी संभव हो पाया है, और महिलाओं के प्रति और ज़्यादा डेवलपमेंट या उनको और आगे कैसे लाया जाए या ले लिया जाए उसके ऊपर भी ये सरकार, हेमंत शर्मा जी की सरकार प्रयत्नशील है। अगर हम देखें
तो एक बहुत बड़ा युगांतकारी मतलब एक स्टेप है जो माइक्रो फाइनेंस, जिसको यहाँ पे AMIRS के नाम से जो जाना जाता है। यहाँ तक लगभग 2000 करोड़ के आसपास जो पहला वाला बजट है जो दिया गया है, और प्रत्येक महिलाएं जो किसी सर्टेन बैंक से हो या कुछ हो, उनको अपने स्वावलंबन के लिए और अपना घर चलाने के लिए 25,000 तक की रुपए की राशि दिया गया है। जहाँ तक मेरा जानना है, शायद 38 जो सेक्टर से, छोटे छोटे सेक्टर से, उसमें MOU साइंड हो चुके हैं, और महिलाएं कैसे घर में बैठकर अपना काम कर सके, अपने लिए अपना रोजगार का व्यवस्था कर सके पारिवारिक मूल्यों के साथ और परिवार के सहित। इसका इतना बड़ा पदक्षेप और स्वयं सहायता गोष्ठी को इतना स्ट्रॉन्ग करने का और इतना सशक्तकरण करने का शायद ही और कहीं पे भारतवर्ष में ये उदाहरण देखने को मिलेगा। अगर हम देखें तो ड्रग्स, जैसे आप सभी को पता है, ड्रग्स और अल्कोहल जिस परिवार में लोग लेते हैं, वो परिवार में केवल वही व्यक्ति परेशान नहीं होते, अपितु सारा परिवार इसके लिए परेशान होता है। ड्रग्स और अल्कोहल जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसके लिए बहुत कड़े नियम लाए गए हैं, और प्रत्येक दिन जहाँ पे ड्रग्स हो, एम्फेटामिन हो, गांजा हो, कोकेन हो, मॉर्फिन हो, कहीं पे भी उसको हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उसके ऊपर सीज किया गया है, और ड्रग फ्री असम कैसे बन पाएगा उसके ऊपर अनेक कदम लिए जा रहे हैं और पदक्षेप लिए जा रहे हैं।